MAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर बात की। इस दौरान पासवान ने साफ कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे को बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उनकी पार्टी को सम्मानजनक संख्या और क्वालिटी सीटें चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सीटों की संख्या को सार्वजनिक मंच पर बताना गठबंधन धर्म के खिलाफ होगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके मन में सीटों की संख्या तय है। मेरे पास जातीय आधार से आगे बढ़कर पूरे बिहार में प्रभाव है। मैं किसी भी विधानसभा सीट पर असर डाल सकता हूं। प्रधानमंत्री मेरे साथ हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने माना कि लोकसभा चुनाव में जीत का श्रेय पीएम मोदी के करिश्मे को जाता है, लेकिन यह भी जोड़ा कि हर सहयोगी दल की भूमिका अहम रही। उन्होंने खुद को सब्जी में नमक की तरह बताया और कहा कि वे हर विधानसभा सीट पर वोट को प्रभावित कर सकते हैं। अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से रिश्तों पर चिराग ने कहा कि उन्होंने मुझसे अलग होने का फैसला खुद लिया था। मैं इसे पारिवारिक लड़ाई नहीं बनाना चाहता, यह उनकी राजनीति है। चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए सम्मानित नेता है। उनका कद मुझसे बड़ा है, लेकिन उन्हें मुझसे क्या शिकायत है, यह मैं समझ नहीं पा रहा। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह मेरा तरीका है अपनी ही सरकार को फीडबैक देने का। मैं बिहार सरकार का हिस्सा नहीं हूं, मैं सिर्फ उसे समर्थन दे रहा हूं। एनडीए में मैं केंद्र का हिस्सा हूं। एशिया कप में भारत के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद बौखलाए पाकिस्तानी क्रिकेटरों की बदजुबानी अब गाली देने तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए सुअर शब्द का इस्तेमाल किया। मोहम्मद यूसुफ ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर हाथ मिलाने के विवाद पर चर्चा के दौरान सूर्य कुमार यादव को बार बार सुअर कहा। यहां तक कि टीवी एंकर भी हैरान रह गया और उन्हें बार बार सही करने का प्रयास किया, लेकिन यूसुफ लगातार सूर्य कुमार यादव को गालियां देते रहे। एशिया कप 2025 के ग्रुप ए के मैच में भारत से मिली 7 विकेट की करारी हार को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा। वहीं मैच के बाद सूर्य कुमार यादव के हाथ नहीं मिलाने ने जैसे उनके जख्मों पर नमक का काम किया। अपने खिलाड़ियों की गलती गिनाने के बजाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय टीम और मैनेजमेंट को गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 17,000 से ज्यादा रन बनाने वाले मोहम्मद यूसुफ भी बदजुबानी पर उतर आए। पाकिस्तान की समा टीवी पर डिबेट के दौरान यूसुफ ने कहा कि भारत अपनी फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहा। भारत को शर्म आनी चाहिए कि वे जिस तरह से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, एम्पायरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत है। कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों की बैठक हुई। इस अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन से पहले उम्मीदें थीं कि इस मंच से इजराइल के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन घंटों चली तकरीरों और निंदा प्रस्तावों के बावजूद सम्मेलन किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचता नजर आया। इससे कई मुस्लिम देशों और फिलिस्तीन समर्थकों में निराशा छा गई। शिखर सम्मेलन के बाद इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों की तीखी आलोचना की गई, लेकिन ना तो कोई आर्थिक प्रतिबंध लगा और न ही राजनयिक संबंधों में कोई कटौती का संकेत दिया गया। फिलिस्तीन पर हो रहे हमलों की भयावहता के बावजूद सम्मेलन का रुख ज्यादा प्रतीकात्मक रहा। यूएई, बहरीन और मोरक्को, ये 3 देश अब्राहम समझौते के हिस्सेदार हैं और ये सम्मेलन में चुप्पी साधे रहे। इजराइल के साथ उनके रिश्तों को देखते हुए उनके इस रवैये ने दिखा दिया कि फिलिस्तीन पर नाराजगी होने के बावजूद कुछ देश साफ स्टैंड लेने से बच रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सम्मेलन में मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। इस चुप्पी ने कईयों को चौंका दिया, खासकर ऐसे समय में जब मुस्लिम दुनिया उनसे नेतृत्व की उम्मीद कर रही थी। यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के चेयरमैन डॉक्टर राशाद मोहम्मद ने इजराइल की विस्तारवादी नीतियों की गलतफहमी को रोकने के लिए एक समग्र अरब इस्लामिक रणनीति अपनाने की वकालत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज हम जिन भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे यह साबित करती हैं कि विस्तारवादी क्षेत्रीय शक्तियां और सशस्त्र समूह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने न केवल इजराइल की नीतियों की आलोचना की, बल्कि क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए हूती लड़ाकों को भी जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जल्द ही मुलाकात हो सकती है। दोनों के बीच ये मुलाकात न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान होने की संभावना जताई जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस सत्र के लिए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका जा रहे हैं, जहां शहबाज शरीफ 25 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक कर सकते हैं। इस दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद रहेंगे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की यह ट्रंप से तीसरी मुलाकात होगी। इससे पहले जून और अगस्त में भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला है, तब से पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं। इससे पहले चीन के तियाजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन समिट में
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम बातचीत हुई थी। पुतिन से बातचीत के दौरान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत का भी जिक्र किया था। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि पाकिस्तान रूस के भारत के साथ संबंधों का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही उन्होंने रूस पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की इच्छा भी जताई। उत्तराखंड में मानसून की बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। राजधानी देहरादून में भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। खासतौर पर सहस्त्रधारा और मालदेवता क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। देहरादून में सौंग नदी उफान पर है। नदी की लहरें सड़कें बहा ले गई हैं। पुल ध्वस्त हो गए हैं। देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ये गूगल मैप इमेज देखकर आप समझ सकते हैं कौन सा पुल क्षतिग्रस्त हुआ। बताया जा रहा है कि 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अनुसार सौंग नदी ने इस बार विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 500 मीटर तक फैल गई। इसके चलते सड़क और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। वहीं सहस्त्रधारा में बादल फटने से मकानों और दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं, लेकिन हालात अब भी गंभीर हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे और निचले इलाकों में न जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने भी अगले 48 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि अब तक पिछले 10-15 सालों में सौंग नदी का इतना उफान पहली बार देखा गया है। फिलहाल लगातार बारिश जारी है और खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आपदा प्रबंधन टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में जुटी हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 60 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ जांच तेज कर दी है। इस सिलसिले में राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहां उनसे 5 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। मुंबई पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जांच चल रही है। ईओडब्ल्यू ने राज कुंद्रा को समन भेजा था और उनकी पूछताछ की गई। उनका बयान दर्ज कर लिया गया है और उन्हें अगले हफ्ते फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इस मामले में बॉलीवुड और कारोबारी जगत में हलचल मचा दी है। जांच के अगले चरण में क्या खुलासे होंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। मामले में कारोबारी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने मिलकर उन्हें 60 करोड़ रुपए का चूना लगाया। उनका दावा है कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच राज कुंद्रा को बिजनेस एक्सपेंशन के नाम पर पैसे दिए थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि यह रकम बिजनेस में नहीं बल्कि कपल ने निजी खर्चों में इस्तेमाल की। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजस्थान के नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए जयपुर के जालूपुरा स्थित सरकारी आवास और ज्योति नगर के विधायक फ्लैट को खाली करने के नोटिस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के जज समीर जैन ने महत्वपूर्ण स्टे ऑर्डर जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और संबद्ध अधिकारी से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट के जज समीर जैन ने बेनीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए न केवल नोटिस पर स्टे दिया, बल्कि सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। कोर्ट ने मुख्य सचिव और संबद्ध अधिकारी से पूछा कि राजस्थान में कितने विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री और अन्य नेता सरकारी आवासों और सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मामला सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और नियमों के पालन से जुड़ा है। कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है, जिसके बाद इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। राजस्थान के नागौर, जोधपुर और बालोतरा जिलों से होकर बहने वाली जोजरी नदी औद्योगिक कचरे के कारण जहरीली हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर पर्यावरणीय संकट का स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष भेजने का आदेश दिया है। यह आदेश इसलिए दिया गया ताकि उचित दिशा निर्देश जारी किए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नदी में फैक्ट्रियों से छोड़ा जा रहा औद्योगिक अपशिष्ट सैकड़ों गांवों को प्रभावित कर रहा है, जिससे पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह मामला पर्यावरण संरक्षण और संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से जुड़ा है। कोर्ट ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार से तत्काल रिपोर्ट मांगी है। पर्यावरणविदों का कहना है कि जोजरी का प्रदूषण न केवल जल संकट पैदा कर रहा है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहा है। एनजीटी के आदेश पर 2019 से अब तक 73 फैक्ट्रियां बंद की गई, लेकिन अवैध डंपिंग अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी यमुना नदी और जलमहल झील और पोलर नदी जैसे मसलों में प्रदूषण के खिलाफ सख्ती दिखाई। जोजरी मामले में भी कोर्ट के इस कदम से उम्मीद जगी है कि फैक्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई होगी और नदी को बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जनता को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सरकार ग्रामीण सेवा और शहरी सेवा शिविरों की शुरुआत करने जा रही है, जहां लोगों को एक ही छत के नीचे सभी जरूरी सरकारी सेवाएं मिलेंगी।
इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर के पास ही करना है। ये शिविर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक शहरी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। इनकी शुरुआत भी 17 सितंबर से होगी। शुरुआती सप्ताह में हर दिन 2-2 ग्राम पंचायतों में ये शिविर लगेंगे। इन शिविरों में अलग अलग सरकारी विभाग एक साथ काम करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। यहाँ राजस्व, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और कई अन्य विभागों से जुड़ी सेवाएं दी जाएंगी। इन सेवा शिविरों के साथ साथ सरकार ने नमो पार्क और नमो वन जैसी नई पहल भी जोड़ी है। इसका उद्देश्य हर शहर और कस्बे में हरित पट्टियों और पार्कों का विकास करना है। इन शिविरों के दौरान वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन शिविरों से न केवल जनता को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही मायनों में लोगों तक पहुंच सकेगा। एसीबी अजमेर की टीम ने आज ब्यावर में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत सरमालिया के ग्राम विकास अधिकारी को 6,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी ने परिवादी से 2 माह के बकाया वेतन भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की थी। परेशान होकर परिवादी ने एसीबी से शिकायत की। सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। योजना के तहत ग्राम सेवक को जैसे ही परिवादी से रिश्वत की राशि मिली, टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट अजमेर को एक लिखित शिकायत मिली कि परिवादी के ग्राम पंचायत द्वारा कीमैन के पद पर नियुक्त होने से उसके माह जुलाई-अगस्त 2025 का प्रति माह 12,000 रुपये के हिसाब से कुल 24,000 रुपये का वेतन जमा करवाने पर आरोपी अखिलेश कुमार द्वारा परिवादी से प्रति माह 3,000 रुपये के हिसाब से कुल 2 माह के वेतन के बदले में 6,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी टीम आरोपी ग्राम विकास अधिकारी को लेकर सदर थाने पहुंची, जहां उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।